हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के एक विषय एजी 406 रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 से 15 क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, एक ही वीडियो से आप लोगों को कम से कम 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। एक नंबर वाला आ सकता है, इसमें से 5 नंबर वाला भी आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है रासायनिक ऊर्जा। तो रासायनिक ऊर्जा क्या होती है, केमिकल एनर्जी क्या होती है। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल एनर्जी। तो रासायनिक ऊर्जा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा का यह रूप पदार्थों के मध्य संचित रहता है। ठीक है, बोल रहा है कि जो रासायनिक ऊर्जा होता है यह एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो पदार्थों के बीच में इकट्ठा रहता है। यह अणुओं के मध्य परमाणु की स्थिति के कारण तथा विभिन्न छोटे कणों के आपसी स्थिति के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, यह अणुओं के मध्य परमाणु की स्थिति के कारण और विभिन्न छोटे कणों के आपसी स्थिति के कारण उत्पन्न होता है। रासायनिक ऊर्जा परमाणुओं और अणुओं के बंधन में संग्रहित ऊर्जा है। रासायनिक ऊर्जा परमाणुओं और अणुओं के बंधनों में संग्रहित ऊर्जा है। यह ऊर्जा तब निकलती है जब कोई रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो रासायनिक ऊर्जा क्या है, परमाणुओं और अणुओं के बंधनों में संग्रहित एक प्रकार की ऊर्जा है। और यह ऊर्जा तब निकलती है जब कोई रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी पदार्थ, देखिए मैंने 3-4 डेफिनेशन लिया इसका। ठीक है, तो किसी पदार्थ के एक बार रासायनिक ऊर्जा निकलने के बाद वह पूरी तरह से नए पदार्थ में बदल जाता है। जैसे कोयला हो गया, गैस हो गया, बैटरी हो गया, बायोमास हो गया आदि। ये सब क्या है, ये सब रासायनिक ऊर्जा है। ठीक है, तो रासायनिक ऊर्जा क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा ऊर्जा एक प्रकार की ऊर्जा है जो ऊर्जा के रूप में पदार्थों के मध्य संचित रहता है। यह अणुओं के मध्य परमाणु की स्थिति के कारण तथा विभिन्न छोटे कणों के आपसी स्थिति के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो जो रासायनिक ऊर्जा होती है यह अणुओं के मध्य परमाणु की स्थिति के कारण और छोटे छोटे कणों के आपसी स्थिति के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा परमाणुओं और अणुओं के बंधनों में संग्रहित एक प्रकार की ऊर्जा है। यह ऊर्जा तब निकलती है जब कोई रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। रासायनिक ऊर्जा तब निकलती है जब कोई रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। यदि किसी पदार्थ में से रासायनिक ऊर्जा को निकाल दिया जाएगा तो वह पदार्थ पूरी तरह से नए पदार्थ में बदल जाएगा। जैसा कि कोयला है, कोयले में से रासायनिक ऊर्जा को निकाल लिया गया तो क्या हो गया, एकदम नया हो गया, फिर से कोयला बन गया। गैस है, कोयला, गैस, बैटरी, बायोमास आदि सब क्या है, ये सब रासायनिक ऊर्जा है। ठीक है, तो समझ गए होंगे रासायनिक ऊर्जा क्या होता है। चलिए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, जैव ईंधन क्या है। ठीक है, तो हम लोग जीवों से प्राप्त ईंधन को जैव ईंधन कहते हैं। यहाँ इसमें जीवों का जो भी नाम लिया जाएगा उसका तात्पर्य पौधों से होगा। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। इसमें यदि मैं बोला कि जीवों से प्राप्त ईंधन को जैव ईंधन कहते हैं तो मतलब जीवों का मतलब पेड़ पौधा। ठीक है, तो जैव ईंधन क्या होता है, तो जीवों के द्वारा प्राप्त ईंधन को जैव ईंधन कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे, अनाज, शैवाल, भूसी या फूड वेस्ट से बनने वाले ईंधन को जैव ईंधन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये सब क्या है, ये सब जैव है। ठीक है, तो पेड़ पौधा, अनाज, शैवाल, भूसी या फूड वेस्ट से बनने वाले ईंधन को जैव ईंधन कहते हैं। यह एक नवीकरणीय ईंधन है। ठीक है, नवीकरणीय ईंधन मतलब कि इसको हम लोग जब चाहें तब बना सकते हैं। इसे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की तरह, जीवाश्मी ईंधन की तरह, ये नहीं कि इसको बनाने में कई सदियां लग जाती हैं, कई साल लग जाते हैं। यह एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है जिसको हम लोग जब चाहे तब बना सकते हैं। ठीक है, तो जैव ईंधन क्या होता है, पेड़ पौधे, अनाज, शैवाल, भूसी या फूड वेस्ट आदि से बनने वाले ईंधन को जैव ईंधन कहते हैं। जैव ईंधन को इंग्लिश में बोलते हैं बायोफ्यूल। तो इसको इंग्लिश के 2 शब्दों में बांटा गया है, बायो और फ्यूल। बायो का मतलब क्या होता है, जीव का। बायो का मतलब होता है जीव से, और फ्यूल का मतलब होता है ईंधन का। मतलब हम कह सकते हैं जैव ईंधन जीवों के द्वारा प्राप्त ईंधन है। ठीक है, जीवों के द्वारा प्राप्त ईंधन को जैव ईंधन कहते हैं। जैव ईंधन समझ गए होंगे। एक नंबर में आप लोगों को लिखना है, यदि नहीं याद आ रहा है तो आप लोग लिखिएगा, जीवों के द्वारा प्राप्त ईंधन को जैव ईंधन कहते हैं। यहाँ जीव से तात्पर्य पेड़ पौधे से है। ठीक है, जैसे बता दीजिएगा पेड़ पौधे का, जैसे बता दीजिएगा क्या, जैसे उसका छिलका हो गया, गन्ने की खोई हो गई, इन सब से क्या होता है, इस सबसे ईंधन बन सकता है। ठीक है, तो यही जैव ईंधन है। या कह दीजिएगा पेड़ पौधे, अनाज, भूसी या फूड वेस्ट से बनने वाले ईंधन को जैव ईंधन कहते हैं। तो अब इससे आसान आप लोगों को मिलेगा नहीं कहीं, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। नहीं याद आए तब मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ 1 नंबर में लिखिएगा, जीवों से प्राप्त ईंधन को जैव ईंधन कहते हैं।
यहाँ जीव से तात्पर्य पेड़ पौधों से है। अगला क्वेश्चन है कृषि अवशिष्ट, एग्रीकल्चर रेसिड्यू, मतलब कृषि अपशिष्ट से आप क्या, अवशिष्ट से आप क्या समझते हैं, या अपशिष्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो फसल अवशेष पौधे का वह भाग होता है जो फसल की कटाई और गहाई के बाद खेत में छोड़ दिया था, ठीक है। तो जब हम लोग फसल की कटाई करते हैं उसके बाद उसकी गहाई करते हैं, मतलब थ्रेसिंग करते हैं, उसके बाद जो भी भाग खेत में छोड़ दिया था, जैसे भूसा हो गया, उसका कुछ डंठल हो गया, ठीक है, और कुछ तना हो गया, ये सब क्या किया था, इसमें खेत में छोड़ दिया जाता है, तो उसी को बोला दिया जाता है एग्रीकल्चर रेसिड्यू या कृषि अवशिष्ट, ठीक है। तो फसल अवशेष पौधे का वह भाग होता है जो फसल की कटाई और गहाई के बाद खेत में छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पूछेगा कि फसल अवशेष क्या होता है, तो आप लोग सीधे लिख दीजिएगा कि पौधे का वह भाग जो कटाई और मड़ाई के बाद या गहाई के बाद खेत में छोड़ दिया जाता है, उसे कृषि अवशिष्ट या फसल अवशेष कहते हैं। जैसे भूसा हो गया, तना हो गया, डंठल, पत्ता, छिलका आदि फसल अवशेष कहलाते हैं। तो उम्मीद करते हैं 3 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं आगे। सोलर कांस्टेंट, सौर नियतांक क्या है, सौर नियतांक या सौर स्थिरांक भी इसे बोलते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर प्रति सेकेंड प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर स्थिरांक या सौर नियतांक कहते हैं, ठीक है, सोलर कांस्टेंट कहते हैं। फिर समझिएगा कि पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी सतह पर, जो पृथ्वी का वायुमंडल है उसकी ऊपरी सतह पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर प्रति सेकेंड प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर स्थिरांक कहते हैं या सौर नियतांक कहते हैं। सौर नियतांक का मान होता है 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर सौर नियतांक का मान होता है। समझ गए होंगे सौर नियतांक कि बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए यह पृथ्वी का वायुमंडल है, ठीक है। इस वायुमंडल के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक के क्षेत्रफल पर प्रति सेकेंड में प्राप्त होने वाली ऊर्जा को, यहाँ से यहाँ तक के क्षेत्रफल पर प्रति सेकेंड में प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर स्थिरांक ऊर्जा या सौर नियतांक कहते हैं या सोलर कांस्टेंट कहते हैं। सौर स्थिरांक का मान होता है 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बायोमास, ठीक है, बायोमास। तो बायोमास क्या होता है, तो जीवित जीवों अथवा हाल ही में मरे हुए जीवों से प्राप्त पदार्थ को जैव मात्रा या जैव भार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जीवित जीवों, यहाँ पर भी देखिए जीव आ गया, तो हमने बताया था जीव का तात्पर्य पेड़ पौधों से है, ठीक है। तो जीवित जीवों अथवा हाल ही में मरे हुए जीवों से प्राप्त होने वाले पदार्थ को जैव मात्रा या जैव भार कहते हैं, ठीक है। तो जीवित जीव मतलब हो गया जीवित पेड़ पौधे, और मरे हुए जीव मतलब हो गए जो पेड़ सूख गए हैं, ठीक है। यहाँ जीव से आशय पौधों से, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा भी पॉइंट में कि यहाँ जीव से आशय पौधों से है। तो ये जो होते हैं जैव भार, इन्हें जलाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जैव एनर्जी बना सकते हैं, मतलब बायोमास एनर्जी के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं या बायो एनर्जी के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। तो जीवित जीव अथवा हाल ही मरे हुए जीवों से प्राप्त जैव पदार्थ को जैव मात्रा जैव भार कहते हैं। इन्हें सीधे जलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है या इनको विभिन्न प्रकार के जैव ईंधन में परिवर्तित करने के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे गन्ने की खोई हो गया, ठीक है, धान की भूसी हो गई, अन्य उपयोगी लकड़ी। तो यह था बायोमास, जैव भार। फिर समझिए जैव भार, देखिए बार बार मैं बताता हूँ आप लोगों को कि अच्छे से याद हो जाए एक ही बार में, ठीक है। तो जैव भार क्या होता है, बायोमास को हिंदी में बोलते हैं जैव भार। तो जीवित जीव, जीवित मतलब जीवित पेड़ पौधे अथवा हाल ही में सूखे हुए पेड़ पौधे से प्राप्त पदार्थ को जैव मात्रा या जैव भार कहते हैं। यहाँ पौधा का तात्पर्य जीव से है, ठीक है। तो इन्हें सीधे जलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है या इनको हम विभिन्न प्रकार के ईंधन के रूप में भी परिवर्तित करने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं बायो एनर्जी। तो जैसे हम लोग गन्ने की खोई को इस्तेमाल कर सकते हैं बायो एनर्जी के लिए, धान की भूसी को और अनुपयोगी लकड़ी को। तो बायोमास समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं आगे। हाइड्रो एनर्जी, ठीक है, मैंने छोटा सा डेफिनेशन लिया है लेकिन बहुत आसान आप लोग समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब पानी किसी ऊंचाई से टरबाइन पर गिराया जाता है जो कि अल्टरनेटर से जुड़ी हुई होती है, तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है, इसी ऊर्जा को हाइड्रो एनर्जी बोला जाता है, ठीक है। जब पानी जो है किसी डैम से या किसी ऊंचाई से टरबाइन, एक होता है टरबाइन पे गिराया जाता है, तो जो कि टरबाइन अल्टरनेटर से जुड़ा होता है,
तो जब पानी गिराया जाता है, देखिए मैं आप लोग बताता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका टरबाइन लगा है, ठीक है, यह आपका मान लीजिए डैम है, कोई ऊंचाई वाली जगह, यहाँ से जब इसमें एक ऐसे सब पंखा लगा होता है, पंखा लगा है ये सब, और यहाँ से जब पानी इस पे गिरेगा तो क्या होगा, यह जल्दी से तेजी से घूमने लगेगा, ठीक है, तेजी से घूमने लगेगा और इससे अल्टरनेटर जुड़ा रहेगा, अल्टरनेटर जुड़ा रहेगा तो इसके घूमने से क्या होगा, इसमें एक ऊर्जा उत्पन्न होगी, एक पावर उत्पन्न होगी, तो उसी पावर को बोला जाता है हाइड्रो एनर्जी, ठीक है, जो जल के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होता है उसी को जलीय ऊर्जा बोला जाता है, इसे जलीय ऊर्जा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जब जल्दी जल्दी घूमेगा तो इसके अंदर क्या होगा, ऊर्जा उत्पन्न होगा, तो इसी ऊर्जा को, जो ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है, इसी ऊर्जा को बोला जाता है हाइड्रो एनर्जी। तो जब पानी किसी ऊंचाई में टरबाइन पर गिराया जाता है जो कि अल्टरनेटर से जुड़ी हुई होती है तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है। भारत में पहला हाइड्रो एनर्जी पावर प्लांट दार्जिलिंग में सन 1897 ईस्वी में बनाया गया था, ठीक है, जो कि 200 किलोवाट क्षमता का था, पहली बार बनाया गया था जो कि 200 किलोवाट क्षमता का था। तो यही था हाइड्रो एनर्जी, समझ गए होंगे। फिर समझ लीजिएगा, देखिए मान लीजिए ये आपका टरबाइन है, ठीक है, इसमें क्या लगा, ये सब पंखा लगा, देखिए मुझे थोड़ा सा कला बनाने में बहुत कमजोर हूँ। तो ये देखिए मान लीजिए पंखा है, ठीक है, ये पंखा है, ये आपका टावर है, ऊंचाई है, ठीक है, इससे क्या भरा है, पानी भरा है, तो आप लोग इधर से पानी को जब इधर एक साइड में पंखे पर गिराएंगे तो पंखा क्या होगा, जल्दी जल्दी नाचने लगेगा, ठीक है, घूमने लगेगा, इसे इस प्रकार से घूमने लगेगा। इसको जल्दी जल्दी से घूमने से क्या होगा, एक ऊर्जा उत्पन्न होगी, यह ऊर्जा जहाँ पर उत्पन्न होगी इधर से एक तार निकला रहेगा, जो तार जाके अल्टरनेटर से जुड़ा रहेगा, कनेक्ट रहेगा, तो यह जब ऊर्जा जहाँ से घूमने लगेगी तो इसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होगा यह अल्टरनेटर में जाएगा, अल्टरनेटर में जाने के बाद इसको, इस ऊर्जा को हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हाइड्रो एनर्जी को भी बनाया जाता है, हाइड्रो एनर्जी को यूज किया जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे देखिए भारत देश में कोयले की बहुत कमी है, कोयला बहुत कम रह गया है, ठीक है, जो कि पश्चिमी पश्चिमी भारत में है, उत्तरी भारत में कोयला नहीं था, इसलिए इधर बिजली बनाने के लिए पानी का यूज किया जाता है, हाइड्रो एनर्जी का यूज किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं हाइड्रो एनर्जी समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं आगे, देखेंगे रेडिएशन। रेडिएशन को बोला जाता है विकिरण, ठीक है। रेडिएशन क्या है, तो रेडिएशन एक तरंग है। देखिए यहाँ पर हम बोल रहे हैं आप लोगों, हमारे आसपास में रेडिएशन है, आप जहाँ पर हैं आपके आसपास में रेडिएशन है, ठीक है। तो रेडिएशन एक तरंग के रूप में या कण के रूप में अंतरिक्ष में घूमने वाली एक ऊर्जा को कहते हैं, ठीक है। रेडिएशन एक तरंग के रूप में या कण के रूप में अंतरिक्ष में घूमने वाली ऊर्जा को कहते हैं। आगे चलते हैं, देखेंगे जेट्रोफा कर्कस। जेट्रोफा कर्कस क्या होता है, तो देखिए इसको दोस्तों बोलते हैं, तो आप लोगों ने रतन ज्योत देखा होगा, रतन ज्योत जो हम लोग को दुकान पे आसानी से मिल जाता है, ठीक है, तो उसी को जेट्रोफा बोला जाता है, ठीक है। ये जो जेट्रोफा होता है यह U4BAC फैमिली से आता है, U4BAC इस फैमिली से यह जेट्रोफा आता है, ठीक है। तो यह एक प्रकार की फूल की प्रजाति है, फूल वाले पौधे की एक प्रजाति है। जेट्रोफा जो होता है, जेट्रोफा जो रतन जोत होता है, इसे डीजल का पौधा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डीजल का पौधा, क्योंकि इस पौधे के बीजों से बायोडीजल निकाला जाता है। जेट्रोफा की खेती के लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। जेट्रोफा जो होता है यह रतन जोत के नाम से जाना जाता है सिंपल भाषा में, ठीक है। इसे बायोडीजल का पौधा कहा जाता है या डीजल का पौधा कहा जाता है, क्योंकि इससे बायोडीजल उत्पन्न किया जाता है। बायोडीजल उत्पन्न कैसे किया जाता है, अभी इसी जगह पर मैं आप लोगों को वो अभी बता दूंगा। तो जेट्रोफा कर्कस बायोडीजल उत्पादन और औषधि उपयोग वाला एक बहुउद्देशीय पौधा है, ठीक है। क्या है, बायोडीजल उत्पादन और औषधि उपयोग वाला एक बहुउद्देशीय पौधा है। इसे आम बोलचाल की भाषा में डीजल का पौधा कहा जाता है, क्योंकि इससे डीजल या बायोडीजल निकाला जाता है, ठीक है। यह U4BAC परिवार से आता है, यह एक फूल की प्रजाति का पौधा है, ठीक है। अब देखते हैं इसका उत्पादन कैसे होता है जेट्रोफा का। रतनजोत को कहते हैं जेट्रोफा, इतना ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो जेट्रोफा तेल को 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया गया। देखिए जो जेट्रोफा का तेल होता है, जो रतनजोत का तेल होता है, सॉरी गलती से डिलीट हो गया था। तो देखिए जो जेट्रोफा का तेल होता है, रतनजोत का तेल होता है, वह खाने का योग्य नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए इसको चूज किया गया, इसीलिए इसको क्या किया गया कि इससे बायोडीजल बनाने के लिए प्रयोग किया गया, ठीक है, जेट्रोफा के पेड़ को, क्योंकि इसको खाने के लिए यूज नहीं किया जाता, जिससे इसकी कमी तो होगी नहीं, इसकी वजह से इसको बायोडीजल के लिए यूज किया गया, इसके तेल से बायोडीजल बनाया जाता है, ठीक है। तो जेट्रोफा तेल को 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया गया और सोडियम मेथाक्साइड
60 डिग्री सेल्सियस का घोल तेल में मिलाया गया और एक चुंबकीय स्टीरर का उपयोग करके 45 मिनट तक हिलाया गया। फिर मिश्रण को 24 घंटे के लिए जमने के लिए छोड़ दिया गया। ग्लिसरीन जो कि उपोत्पाद है उसे फिल्टर कर दिया गया। फिर बायोडीजल को अच्छी तरह से धोया गया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह अतिरिक्त मेथेनॉल और साबुन से मुक्त है। लक्षण वर्णन एनएनपीसी कडुना रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स में किया गया था। ठीक है, परिणाम से पता चलता है कि उत्पाद बायोडीजल के निर्धारित मानक को पूरा करता है। ठीक है, तो इसमें समान बात आप लोग यह समझिएगा कि देखिए जो जेट्रोफा का तेल होता है, जो रतन जोत का तेल होता है, तो इससे बायोडीजल बनाने के लिए 60 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म किया था। ठीक है, 60 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म करने के बाद इसमें सोडियम मेथॉक्साइड 60 डिग्री सेल्सियस पर तेल में मिलाया जाता है और एक चुंबकीय स्टीरर के उपयोग से 45 मिनट तक हिलाया जाता है। फिर मिश्रण को 24 घंटे के लिए जमने के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो ग्लिसरीन होता है उसको फिल्टर कर दिया जाता है। फिर बाद में एनएनपीसी कडुना रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स में इसका परीक्षण किया जाता है। फिर परिणाम से पता चलता है कि यह उत्पाद बायोडीजल बन चुका है। ठीक है, तो यही बायोडीजल या जेट्रोफा कर्कश था। तो एग्जाम पूछा था जेट्रोफा कर्कश, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तम ईंधन क्या है? बेस्ट फ्यूल। व्हाट इज बेस्ट फ्यूल? तो वह ईंधन जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान पर अधिक कार्य कर सरलता से सुलभ हो सके एवं जिसका परिवहन आसान हो, उत्तम ईंधन कहलाता है। वह ईंधन जो प्रति एकांक द्रव्यमान में या प्रति एकांक आयतन में प्रति एकांक द्रव्यमान पर अधिक कार्य व सरलता से सुलभ हो एवं जिसका परिवहन आसान, उसे उत्तम ईंधन कहते हैं। ठीक है, एक डेफिनेशन और उससे आसान, जो ईंधन प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, वह ईंधन जो प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे, सरलता से प्राप्त हो जाए, भंडारण और परिवहन सरल हो तथा दाम में सस्ता हो, उस ईंधन को उत्तम ईंधन कहते हैं। ठीक है, उत्तम ईंधन समझ गए होंगे कि ऐसा ईंधन जो क्या हो, प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे। जैसे मान लीजिए कि एक ईंधन है, ठीक है, एक ईंधन को हमें प्रति एकांक, मान लीजिए हमारा एक बाइक है, इसको 2 किलोमीटर ले जाने में 250 ml तेल खत्म हो रहा है। ठीक है, एक मेरा दूसरा तेल है, इसको 2 किलोमीटर ले जाने में 200 ml ही तेल खत्म हो रहा है। तो हमारा जो 200 ml तेल खत्म हो रहा है, इन दोनों के कंपेरिजन में हमारा 200 ml तेल जो है यह उत्तम है। ठीक है, यह क्या कर रहा है, प्रति एकांक द्रव्यमान में इससे अधिक चल रहा है। ठीक है, और यह ईंधन सरलता से प्राप्त भी हो रहा है, इसका भंडारण भी सस्ता है और दाम में भी सस्ता है, तो उसी ईंधन को उत्तम ईंधन बोला जाता है। फिर सुनिएगा, जो ईंधन प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, सरलता से प्राप्त हो, भंडारण और परिवहन सरल हो तथा दाम में सस्ता हो, उस ईंधन को उत्तम ईंधन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सौर सेल। तो सौर सेल क्या होता है? तो सौर सेल एक ऐसी युक्ति है जो कि जिसकी सहायता से हम लोग सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है, सौर ऊर्जा एक ऐसी युक्ति है जिसके माध्यम से हम सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके अपने प्रयोग में ला सकते हैं। तो समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है जीवाश्मीय ईंधन क्या है? ठीक है, देखिए थोड़ा सा लेक्चर के माध्यम से आप लोगों को कुछ क्वेश्चन बताना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यही शॉर्ट क्वेश्चन का लास्ट वीडियो रहेगा, इसके बाद आप लोगों को सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, तो जीवाश्मीय ईंधन क्या है? तो वह ईंधन जिसका निर्माण सजीव प्राणियों जीवाश्मीय ईंधनों का संरक्षण करने के लिए होता है, उसे जीवाश्मीय ईंधन कहते हैं। ठीक है, जो जीवाश्मीय ईंधन यह अनवीकरणीय स्रोत है। प्रकृति में जीवाश्मीय ईंधनों का सीमित भंडार है। मतलब जीवाश्मीय ईंधन वह ईंधन है, वह ईंधन जिसे हम दोबारा तैयार जल्दी से दोबारा तैयार नहीं कर सकते, उस प्रकार के ईंधन को जीवाश्मीय ईंधन कहते हैं। इस प्रकार के ईंधन का भंडार सीमित है। ठीक है, प्रकृति में जीवाश्मीय ईंधन का भंडार क्या है? सीमित है। जीवाश्मीय ईंधन को बनाने में करोड़ों वर्ष लग जाता है। जीवाश्मीय ईंधन अनवीकरणीय स्रोत है। तो समझ गए होंगे जीवाश्मीय ईंधन क्या होता है। आगे देखेंगे, थोड़ा सा इसको मैं लिख के बताऊंगा, अभी बता दे रहा हूँ थोड़ा सा आप लोगों को, जान लीजिए, उसको नहीं बताऊंगा। दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ, नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोत में अंतर। ठीक है, तो अनवीकरणीय स्रोत और नवीकरणीय स्रोत क्या होता है आप लोग जानते हैं। तो नवीकरणीय स्रोत जो होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत जल्दी से तैयार कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये लिख दीजिएगा कि नवीकरणीय स्रोत को हम जब चाहें तब तैयार कर सकते हैं, और अनवीकरणीय स्रोत को हम जब चाहें तब तैयार नहीं कर सकते, इसको तैयार होने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा कि नवीकरणीय स्रोत का भंडार असीमित है। नवीकरणीय स्रोत का भंडार असीमित है
और अनवीकरणीय स्रोत का भंडार सीमित है। ठीक है, अनवीकरणीय स्रोत जो होता है यह समाप्त हो सकता है, लेकिन जो नवीकरणीय स्रोत है यह समाप्त नहीं हो सकता है। ठीक है, नवीकरणीय स्रोत में हवा, जल, बायोमास, सौर ऊर्जा, महासागरीय तरंग आदि आते हैं, और अनवीकरणीय स्रोत में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि ये सब आते हैं। ठीक है, तो नवीकरणीय स्रोत और अनवीकरणीय स्रोत क्या में अंतर क्या है समझ गए होंगे। नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोत क्या है मैंने उसको बताया, फिर बता देता हूँ। तो ऊर्जा के वे स्रोत जो असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं एवं जिनका उत्पादन और उपयोग सालों साल किया जा सकता है, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हवा, जल, बायोमास ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा। अनवीकरणीय स्रोत वे स्रोत हैं जो समाप्य हैं, जो समाप्त हो सकते हैं, जिनका भंडार सीमित मात्रा में उपलब्ध है और जिनका उपयोग लंबे समय तक नहीं किया जा सकता। ऊर्जा के उस रूप को अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि क्या है, ये सब अनवीकरणीय स्रोत हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोगों को एनर्जी सब बता दिया है, और जो भी बताना होगा मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और मैंने जो भी बताया आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।